Hi everyone, I am Surbhi Gupta and we are currently doing introductory macroeconomics series, and today we are going to begin with open economy macroeconomics, and specifically we are going to cover balance of payment today. So yes guys, let's start reading word by word, line by line of NCERT all together, and let's go and complete it. So first of all, when we start open economy macroeconomics, and guys keep your notebooks or something ready because I am going to do something very different today in this particular chapter, which I believe not any of your teacher would have done. So first, let's read. हम इसको पढ़ के उसके बाद वो एक अकाउंट बनाएंगे, प्रॉपर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट पूरा क्रिएट करेंगे हम लोग व्हाइट शीट पे. ठीक है, सो हम साथ में ही करेंगे, डोंट यू वरी. सो सबसे पहले चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं. चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोग जब ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करते हैं, सो वी नीड टू नो व्हाट इज ओपन इकोनॉमी. सो नॉर्मली हम लोग इकोनॉमी में सेक्टर पढ़ते हैं, हमारी इकोनॉमी में कि हाउस होल्ड सेक्टर है यहाँ पे. उसके बाद हम देखते हैं कि फर्म सेक्टर है. फिर हम देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर है. लेकिन अभी भी ये क्लोज्ड इकोनॉमी है, ये इंडियन इकोनॉमी है. ओपन इकोनॉमी हमारी 1991 में रिफॉर्म्स में हुई थी, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 91, जब हमारी इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया था. एंड ओपन इकोनॉमी मतलब एक्सटर्नल सेक्टर. एक्सटर्नल सेक्टर मतलब कि अब हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ ट्रेड हो सकता है. जैसे कि अगर ये आपका पूरा का पूरा ग्लोब है, ये इंडिया है, तो अब हम रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से ट्रेड कर सकते हैं, हम उनसे कुछ मंगा सकते हैं, यानी हम इंपोर्ट कर सकते हैं और हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे. ठीक है, सो आप लोगों को एक दो चीजें और पता होनी जरूरी है. व्हेन वी टॉक ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आपको ये पता होना जरूरी है कि इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट मतलब होता है कोई भी क्वांटिटी जो हमने बाहर से मंगाई है. ठीक है, लेकिन इंपोर्ट वैल्यू क्या होती है? इंपोर्ट वैल्यू होती है वो क्वांटिटी जो हमने बाहर से मंगाई है इनटू उसका प्राइस बाहर क्या था, वो इंपोर्ट की वैल्यू होती है. तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं सिमिलरली एक्सपोर्ट होता है वर्सेस एक्सपोर्ट वैल्यू होती है. जैसे मैंने आपको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझा. एक्सपोर्ट मतलब क्वांटिटी ऑफ गुड्स जो हमने बाहर भेजी है, और एक्सपोर्ट वैल्यू वो होती है कि जो क्वांटिटी हमने बाहर भेजी है उसका प्राइस कितना था, जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी एक्सपोर्ट्स की. ठीक है, तो नेट में जो हमने एक्सपोर्ट वैल्यू है माइनस जो हमारी इंपोर्ट वैल्यू है, जब हम ये कर देते हैं, जो नेट इफेक्ट आता है वो एक्सटर्नल ट्रेड होता है आपका, यानी नेट एक्सपोर्ट यानी एक्सटर्नल ट्रेड आपका कितना हुआ है. ठीक है, ये ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है. अब रीड कर लेते हैं. एंड ओपन इकोनॉमी इज वन विच इंटरैक्ट्स विद अदर कंट्रीज थ्रू वेरियस चैनल. So far, we had not considered this aspect and just limited to a closed economy in which there are no linkages with rest of the world in order to simplify an analysis and explain the basic macroeconomic mechanisms. अभी तक हमने closed economy ली. ठीक है, पर रियलिटी में मॉडर्न इकोनॉमीज बहुत ज्यादा ओपन है. ठीक है, हम ट्रेड कर सकते हैं बाहर. सो आउटपुट मार्केट होती है. आउटपुट मार्केट क्या होती है? एन इकोनॉमी कैन ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज विद अदर कंट्रीज. वी कैन इंपोर्ट गुड्स, वी कैन एक्सपोर्ट गुड्स. देयर कुड बी अ फाइनेंशियल मार्केट, जब हम फाइनेंशियल असेट्स का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं बाहर की कंट्री के साथ, बाहर के देशों के साथ. ठीक है, दिस गिव्स इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू चूज बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन असेट्स. सो अगर कोई इन्वेस्टर है, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं फाइनेंशियल असेट्स में, आपके पास ऑप्शन है कि आप इंडियन असेट्स में कर लो या फिर आप फॉरेन असेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. वो फाइनेंशियल मार्केट है. सिमिलरली लेबर मार्केट है. लेबर मार्केट में फर्म चूज कर सकती है कि प्रोडक्शन कहाँ लोकेट करनी है, वर्कर्स कहाँ से चूज करने हैं. ये सब चीजें फॉरेन कंट्री और डोमेस्टिक कंट्री के बीच में चॉइसेस आपकी आ सकती हैं. ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ गुड्स क्या होता है? मूवमेंट ऑफ गुड्स हैज ट्रेडिशनली बीन सीन एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर मूवमेंट ऑफ लेबर. सो वी फोकस ऑन द फर्स्ट टू लिंकेजेस. हम सबसे पहली दो लिंकेजेस का फोकस करेंगे. Thus, an open economy is said to be one that trades with other nation in goods and services, and most often also in financial assets. ठीक है, the Indians for instance can consume products which are produced around the world. यानी इंडियंस, आप और मैं, जो कि बाहर देशों में बना है, हम वो चीजें कंज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, and products from India are exported to other countries. All right, so फॉरेन ट्रेड क्या हो गया? देयरफॉर इन्फ्लुएंसेस इंडियन एग्रीगेट डिमांड इन टू वेज. फॉरेन जो ट्रेड है वो इंडियन ट्रेड को कैसे इम्पैक्ट करता है? सो सबसे पहले इंडियन अगर बाय करते हैं फॉरेन गुड्स, ठीक है, इंडियन अगर बाय कर रहे हैं फॉरेन गुड्स, सपोजिटली मैंने यूएस से कुछ मंगाया. सो मैं यूएस से कोई मंगा रही हूँ कोई चीज क्वांटिटी, तो मुझे उसको डॉलर में पे करना पड़ेगा. तो मेरे इकोनॉमी से पैसा बाहर चला गया, तो उसको मैं कहती हूँ लीकेज. जब मेरी इकोनॉमी से मनी फ्लो से, सर्कुलर फ्लो से पैसा बाहर चला गया. ठीक है, सिमिलरली मैंने अगर कुछ एक्सपोर्ट करा, मैंने कुछ बना के बाहर की कंट्री को बेचा,
तो जब मैं बाहर की कंट्री को बेचूंगी वो चीज, तो वो मुझे पैसे देंगे, वो पैसे देंगे, वो पैसा क्या हुआ, इंजेक्शन कहते हैं, वो पैसा मेरे सर्कुलर फ्लो में इंजेक्ट। ठीक है, सो लीकेज यानी निकल गया मेरे सर्कुलर फ्लो से पैसा जब मैंने इंपोर्ट करा और पैसे दिए, और इंजेक्शन मतलब मैंने जब एक्सपोर्ट करा और मुझे पैसे मिले उसके बदले, तो इंजेक्ट हुआ इकोनॉमी। ठीक है, सो ये चीज इंजेक्शन एंड लीकेज का कॉन्सेप्ट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन व्हेन गुड्स मूव अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज, मनी मस्ट बी यूज्ड फॉर ट्रांजैक्शंस एट द इंटरनेशनल लेवल। देयर इज नो सिंगल करेंसी दैट इज इशूड बाय अ सिंगल बैंक। यू हैव टू अंडरस्टैंड, फॉर द वर्ल्ड there is no world currency that is issued, there's no common currency which is accepted by the entire world and also issued by a single bank. Every country has their different currencies. Maybe dollar dominates a lot of countries, but it doesn't happen कि पूरे world की एक single currency है। ठीक है, foreign economic agents will accept national currency only if they are convinced that the amount of goods they can buy with certain amount of that currency will not change frequently. So only अगर इंडियन रुपी है वो बार बार चेंज हो रहा है, उसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, सो फॉरेन में किसी और कंट्री में उनको रुपी पे भरोसा नहीं आएगा कि रुपी की वैल्यू सेम रह सकती है। अगर रुपी की वैल्यू कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं होगी तो वो रुपी में ट्रेड करना चाहेंगे, क्योंकि उन्हें ट्रस्ट होगा हमारी करेंसी पे। ठीक है, in other words the currency will maintain a stable purchasing power. So without this confidence, a currency will not be used as an international medium of exchange and unit of account, since there is no international authority with the power to force the use of a particular currency in international transactions. Okay, so in the past, governments have tried to gain confidence of potential users by announcing that the national currency will be freely convertible at a fixed price into another asset. Also, the issuing authority will have no control over the value of the asset into which the currency can be converted. This other asset most often has been gold. Gold के terms में हम exchange कर सकते हैं, or other national currencies. So there are two aspects of this commitment that has affected its credibility. सबसे पहला, the ability to convert freely in unlimited amounts. ये trust देती है आपकी currency पे, क्योंकि हमारी currency, हमारी रुपये की ability है कि उसको आप convert कर सकते हो freely, ठीक है, into unlimited amounts. एंड द प्राइस एट विच द कन्वर्जन टेक प्लेस, वो गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि फिक्स्ड होगा, तो कोई फ्लक्चुएशन के बहुत ज्यादा टेंशन नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हो। द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम हैज बीन सेट अप टू हैंडल द इश्यूज एंड इंश्योर स्टेबिलिटी इन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। इसके लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सेट करा गया है। ठीक है, विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होने लगी थी, तो इसलिए गोल्ड स्टॉप कर दिया गया to be an asset into which national currencies can be converted. Although some national currencies have international acceptability, what is important in transaction between two currencies is the currency in which the trade occurs. ठीक है, जिसमें ट्रेड होता है वो करेंसी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे if an Indian wants to buy good made in America, she would need dollars to complete the transaction. If I need to buy something from America, तो मुझे डॉलर्स होने चाहिए ना मेरे पास, वो रुपये नहीं एक्सेप्ट कर रहे, मुझे उन्हें पेमेंट डॉलर में करनी पड़ेगी जो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो उसके लिए मुझे जरूरी है ये पता करना कि अगर गुड का प्राइस $10 है, तो $10 लेने के लिए मुझे कितने रुपये देने पड़ेंगे। सो आई शुड नो हाउ मच इट वुड कॉस्ट इन इंडियन रुपीज, दैट इज आई नीड टू नो द प्राइस ऑफ डॉलर इन टर्म्स ऑफ रुपी। मुझे जानना जरूरी है कि डॉलर का कीमत कितनी है इन टर्म्स ऑफ रुपी, यानी $1 लेने के लिए मुझे कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइस ऑफ डॉलर फॉर मी इन टर्म्स ऑफ रुपी। The price of one currency in terms of another currency is known as foreign exchange rate. So what is foreign exchange rate? This is the definition of foreign exchange rate. Students, please highlight that what is the definition, that the price of one currency in terms of another is known as foreign exchange rate or simply exchange rate. Okay, you should know this definition. We'll come across this definition again, but you should highlight this here itself. Right now we'll start balance of payment. Okay, so first we'll read the NCERT and then मैं इसको कंसोलिडेट करके ना आपके एक नोट्स ऐसे बनवा दूंगी कि उसके बाद आपको यहाँ भी दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही सुंदर सा अकाउंट बनवाऊंगी बीओपी का कि लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा बीओपी क्या होता है।
ठीक है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड असेट्स बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सो ये एक अकाउंट है, ठीक है। आपको जब भी बैलेंस ऑफ पेमेंट शुरू करते हो, सो आपको ये पता होना चाहिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ठीक है। सो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके बाद अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहूँ, मेरा मन बहुत कर रहा है कि मैं पहले वाइट स्क्रीन शेयर करके आपको बेसिक समझा दूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको इस पे लेके आऊं, बट लेट्स रीड, इट्स ओके, लेट्स रीड। सो ये एक तरह का अकाउंट है, हम अभी अकाउंट बनाएंगे भी, जहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्रेडिट मतलब रुपी जो है वो आया है, ठीक है। क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, यानी रुपी जो है वो इकोनॉमी से बाहर गया है, ठीक है। सो ये होता है अकाउंट, और ये ट्रांजैक्शंस किसकी है, रेजिडेंस हमारी कंट्री के, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। तो इसमें ना दो तरह के अकाउंट होते हैं यहाँ पे, सपोजिटली पहला करंट अकाउंट है, दूसरा आपका कैपिटल अकाउंट है, ठीक है। सो करंट अकाउंट क्या होता है, इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट, ठीक है। बेसिकली करंट अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन होती हैं जो करने से, जैसे आपने एक्सपोर्ट्स करा गुड्स का, सर्विसेज का, इससे ना ही कोई असेट क्रिएट हुई, ना ही कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई या कम हुई, ठीक है। असेट और लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ऐसी ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आती हैं। जैसे कि आपका सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड ट्रांसफर पेमेंट जो वन साइड पेमेंट होती है, ठीक है। इसको एक फिगर इलस्ट्रेट भी कर रही है कि ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड, जो सबसे पहले देखते हैं ट्रेड इन गुड्स, अब ये भी डिवाइडेड है, ट्रेड इन गुड्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज इंक्लूड फैक्टर इनकम एंड नॉन फैक्टर इनकम ट्रांजैक्शन। अब फैक्टर इनकम होती है जिसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लगा है, उसको इनकम मिल रही है। नॉन फैक्टर इनकम होती है जिसमें कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं लगा, बट कुछ ऐसी सर्विसेज है जैसे बैंकिंग, शिपिंग, इसके बदले पैसा मिल रहा है, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट होती है वो जो कि बेसिकली फ्री में आपको कुछ मिला है, वन साइडेड, आपने कुछ नहीं किया उसके बदले, ठीक है, विदाउट हैविंग टू प्रोवाइड एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन रिटर्न, यू गॉट द मनी। जैसे रेमिटेंसेज हो गई, आपका कोई बाहर रह रहा है, ठीक है, तो आपको उससे पैसा मिल गया, स्कॉलरशिप मिल गई, तो स्कॉलरशिप आपने मेहनत की है, पर कोई गुड्स एंड सर्विसेज आपने रिटर्न नहीं की कि जिसके बदले आपको पैसा मिले। दे कंसिस्ट ऑफ गिफ्ट्स, रेमिटेंसेस, ग्रांट्स। ग्रांट्स जो भी आपको मिलती है, ग्रांट्स कोई सरकार दे रही है, कुछ दे रही है ग्रांट्स, तो वो आपकी आ जाती है ट्रांसफर पेमेंट में। अब यहाँ पे भी ग्रांट्स में डिफरेंस देखेंगे हम एक और टर्म के साथ जो हम कैपिटल अकाउंट में देखेंगे। सो बी रेडी, एंड दे कुड बी गिवन बाय द गवर्नमेंट और बाय प्राइवेट सिटीजन्स लिविंग अब्रॉड। सो आपको ये पढ़ना भी जरूरी है, हमने यहाँ पे दो अकाउंट पढ़े हैं, करंट अकाउंट होता है, ठीक है, एंड करंट अकाउंट आपने देखा जो डील करता है गुड्स के ट्रेड के साथ, सर्विसेज के ट्रेड के साथ, एंड ट्रांसफर पेमेंट इंक्लूड होती है इसमें, ठीक है। सिमिलरली कैपिटल अकाउंट होता है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था कि आपका एक नया क्लासिफिकेशन आया था जहाँ पे जो अकाउंट है वो तीन में डिवाइड हुआ था। आईएमएफ ने, इंडियन आपका ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने बोला कि तीन अकाउंट होंगे, करंट और कैपिटल तो होगा ही, एक फाइनेंशियल अकाउंट भी होगा, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंट में जो बॉन्ड्स और जितना भी शेयर मार्केट ये सब होता है ये आएगा, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, हमारा जो आरबीआई है, आरबीआई इंडिया हैज आल्सो मेड द चेंज, लेकिन आरबीआई स्टिल कंटिन्यूज टू पब्लिश डेटा अकॉर्डिंग टू द ओल्ड क्लासिफिकेशन, जहाँ पे सिर्फ करंट और कैपिटल अकाउंट है, इसीलिए हम करंट और कैपिटल अकाउंट कर रहे हैं। हालांकि न्यू क्लासिफिकेशन आ चुकी है जहाँ पे बीओपी शुड बी डिवाइडेड इनटू थ्री अकाउंट्स, ये भी एनसीईआरटी में आपका। सो आपको सब रीड करना है, ये फुटनोट है एक, लेकिन फुटनोट भी क्या बोल रहा है आपको वो भी रीड करना इंपॉर्टेंट है। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एनसीईआरटी, ओके। देन वी हैव बाइंग फॉरेन गुड्स इज एक्सपेंडिचर फ्रॉम आवर कंट्री। आपने कोई भी फॉरेन गुड खरीदा यानी खर्चा किया आपने। सो आप जब फॉरेन गुड खरीद रहे हो और रुपी गोज आउट, ठीक है, सो कोई भी एक्सपेंडिचर जो है वो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा डेबिट साइड अकाउंट में, पैसा बाहर गया, डेबिट व्हाट, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इट बिकम्स द इनकम ऑफ दैट फॉरेन कंट्री, हेंस परचेज ऑफ फॉरेन गुड और इम्पोर्ट्स डिक्रीज डोमेस्टिक डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर कंट्री, ठीक है। सो बेसिकली अब एक, बेसिकली आप ये समझो एक टी शर्ट है, ठीक है, एक टी शर्ट मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ डोमेस्टिकली, लोकल प्रोड्यूस कर रहा है, और ले लो खादी, खादी इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है डोमेस्टिकली, ठीक है। एंड सिमिलरली जारा है, वो इंटरनेशनल ब्रांड है, वो प्रोड्यूस कर रहा है टी शर्ट। तो अगर मैं जारा की टी शर्ट्स कंज्यूम करने लगूंगी, मैं जारा की टी शर्ट्स का डिमांड करने लगूंगी, तो खादी की टी शर्ट्स की डिमांड ऑब्वियसली कम हो जाएगी, तो डोमेस्टिक डिमांड कम हो जाती है,
ठीक है। सिमिलरली सेलिंग फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज ब्रिंग इनकम। सो जब आप कोई फॉरेन गुड्स, तो मैं खादी का गुड है, खादी का गुड मैं बाहर भी बेच रही हूँ इंडिया से, ठीक है, सो मुझे पैसा मिल रहा है, सो रुपी कम्स इन, सो ये क्रेडिट में जाएगा। सो कोई भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो किसी भी चीज का, पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, वो क्रेडिट साइड जाएगी, ठीक है, ये पता होना चाहिए। एंड एड्स टू एग्रीगेट डोमेस्टिक डिमांड। तो अब डोमेस्टिक डिमांड तो थी, फॉरेन डिमांड भी हो गई आपके खादी प्रोडक्ट की, तो इसलिए डोमेस्टिक डिमांड बढ़ जाएगी। करंट अकाउंट की क्लासिफिकेशन देख लो, तीन में, ट्रेड इन गुड्स, गुड्स एक्सपोर्ट हो सकते हैं, गुड्स इम्पोर्ट हो सकते हैं, ठीक है, और एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, ठीक है। फिर सर्विसेज होता है, सर्विसेज क्योंकि इनटैंजिबल है तो हम इनको कहते हैं इनविजिबल, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस होता है, पहले हम नेट फैक्टर इनकम ले लेते हैं और नेट नॉन फैक्टर इनकम ले लेते हैं। नॉन फैक्टर इनकम जो शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म से आती है, और ये कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और इन्वेस्टमेंट इनकम होती है। तो ये जो फाइनली नेट आउटकम होता है इसका, इसको हम बैलेंस ऑफ इनविजिबल कहते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज और इनविजिबल्स। देन ट्रांसफर पेमेंट आती है जो कि गिफ्ट, रेमिटेंसेस एंड ग्रांट्स होती है, ठीक है। सो बैलेंस ऑन करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बैलेंस में होता है जब रिसीट जो है वो इक्वल हो जाती है पेमेंट के, ठीक है। सरप्लस में क्या होता है? सरप्लस मतलब हमारे पास पैसा आया ज्यादा है तो हम दुनिया को लेंड कर सकते हैं, हम लेंडर हो गए टू अदर कंट्रीज। एंड डेफिसिट मतलब हमारे पास पैसे की कमी है तो हम बोरोवर बन गए एक तरीके से दूसरी कंट्रीज से, ठीक है। सो सरप्लस कब होता है? जब रिसीट्स जो है वो पेमेंट से ज्यादा होती है। बैलेंस कब होता है? जब रिसीट इक्वल टू पेमेंट होती है। और डेफिसिट कब होता है? जब रिसीट कम होती है, पेमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। बैलेंस ऑफ अकाउंट, बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट तीन तरह का हो सकता, दो तरह का हो सकता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड और ट्रेड बैलेंस जिसको हम कहते हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस होता है, एंड बैलेंस ऑन इनविजिबल्स जो कि सर्विसेज का होता है, नेट इनविजिबल का होता है, ठीक है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इज सेड टू बी बैलेंस व्हेन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर इक्वल टू इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। सरप्लस अराइज होता है अगर कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा कर रही है, और डेफिसिट होता है जब कंट्री इंपोर्ट ज्यादा कर रही है, ठीक है। सिमिलरली नेट इनविजिबल क्या है? डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल्स ऑफ अ कंट्री गिवन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सो इनविजिबल इंक्लूड क्या क्या करता है? सर्विसेज, ट्रांसफर, फ्लो ऑफ इनकम, और जो डिफरेंट कंट्रीज के बीच होता है। तो सर्विसेज ट्रेड इंक्लूड्स बोथ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर। तो बाकी सब अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज जो करंट अकाउंट में आ रहा है वो सब बैलेंस ऑफ इनविजिबल में जा रहा है, ठीक है। ऑल राइट। सो करंट अकाउंट से कैपिटल अकाउंट पे जाने से पहले मैं यहाँ पे आपके साथ एक व्हाइट बोर्ड शेयर करना चाहूंगी। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, hold on, I think I need to stop share this and I have to share whiteboard. Give me a minute, guys. Yeah, whiteboard, I can see new whiteboard. I hope you all can see the whiteboard. I don't want to add sticky note to the whiteboard. So can we move ahead? I don't want, guys. Can you go? All right. Let it be. Not sure if this is accessible. Let's see. Pen share करके देखते हैं. What is up with this whiteboard? Okay, I'm using the classic whiteboard. All right. I hope that's visible. I'm not very comfortable with the new whiteboard, guys. I hope you all can see the whiteboard. So what we'll do is we'll create one account. Okay, give me a minute. We'll go with black color first. Yeah. So अभी हम एक अकाउंट बनाने वाले हैं. आई डोंट नो भी पूरा आएगा नहीं आएगा, मैं ट्राई कर सकती हूँ, देखो यार अपने से तुम लोग मेरा साथ देना, अपने नोट्स में थोड़ा क्लियर बनाना, ठीक है। नेचर, डेबिट, rupee goes out. Okay. Then you have credit, rupee.
कम्स इन। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब नेचर है पहले हमारा करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के आइटम क्या क्या है? सबसे पहले डेबिट। डेबिट कब होता है? जब हमने कोई गुड इंपोर्ट करा है। ठीक है, सो इंपोर्ट करा है, पैसे बाहर दिए, रुपी जाएगा। ठीक है, सो इंपोर्ट ऑफ गुड्स। क्रेडिट में क्या जाएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इसका बैलेंस क्या रहेगा हमारे पास? बैलेंस ऑफ ट्रेड, या फिर हम इसे बोलते हैं ट्रेड बैलेंस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक और लाइन बनाई, करंट अकाउंट में ही इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या क्या आ रहा है? फैक्टर इनकम, नॉन फैक्टर इनकम जो आपने भेजी है बाहर। ठीक है, एक्सपोर्ट करी है आपने सर्विसेज, इसके बदले आपको फैक्टर इनकम मिली है, नॉन फैक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, प्लस इसमें आपको ट्रांसफर पेमेंट बाहर करी है आपने, ट्रांसफर पेमेंट, रुपी तो बाहर गया है। ठीक है, और ये जो है, ये ट्रांसफर इनकम, ये आपको मिली है क्रेडिट साइड। इन सब का बैलेंस जो होगा वो क्या होगा? बैलेंस ऑन इनविजिबल्स, राइट। एंड जो फाइनल आपका, मैं अभी सिर्फ करंट अकाउंट का नेचर बात कर रही हूँ, कैपिटल अकाउंट हम एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बनाएंगे फिर से। जो फाइनल ये आप देख रहे हो यहाँ पे, टोटल टोटल जितना भी आप इसका कर दोगे, ठीक है, माइनस इसका टोटल आप कर दोगे, सो आपका जो फाइनल एक्सपोर्ट्स, बेसिकली ये वाला साइड इधर आ जाएगा क्रेडिट, जो आपका ये बैलेंस होगा, ये होगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। ओके गाइस, सो दिस इज हाउ यू मेक एन अकाउंट। अभी ये करंट अकाउंट बनाया हमने, अभी हम इसके बाद कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे, बट करंट अकाउंट रीड करके आपको समझ आ गया। डेबिट यानी डेबिट व्हाट कम्स, क्रेडिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट रुपी कम्स इन, हम वो वाली सारी आइटम्स क्रेडिट साइड लिख देंगे, और जहां भी रुपी गोज आउट डेबिट कर देंगे, वो साइड को हम डेबिट एंट्री दे देंगे। ठीक है, इतना समझ आया? हम व्हाइट बोर्ड दोबारा शेयर कर लेंगे, बट लेट्स फर्स्ट शेयर द बुक अगेन। All right. I hope you can see the screen. Okay. Great. Let's read capital account now. So capital account क्या करता है? It records all the transaction of the assets. An asset is any one form of the forms in which the wealth can be held. Like for example, money, stocks, bonds, government debt, ये सब एक तरह की assets है जिसमें money रखा जा सकता है। ठीक है, परचेज ऑफ असेट इज डेबिट, परचेज करिए कोई भी असेट, पैसे बाहर दिए। ठीक है, तो परचेज डेबिट साइड जाएगा क्योंकि रुपी गोस आउट व्हेन यू परचेज समथिंग। ओके, सो यहाँ एग्जाम्पल भी है कि अगर इंडियन ने यूके कार कंपनी बाय करी है, तो पैसा जो है वो बाहर गया है डेबिट आइटम के तौर पे, डेबिट आइटम एज अ डेबिट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी। सिमिलरली, अगर सेल करी है असेट एंड सेल ऑफ शेयर ऑफ एन इंडियन कंपनी टू अ चाइनीज कंपनी, तो पैसा आया है, रुपी कमिंग इन फ्रॉम अ चाइनीज कस्टमर, विच मीन्स इट विल गो इन द क्रेडिट हेड। ओके, सो बेसिकली आइटम्स कौन सी हैं कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पे देख लीजिए, आपको दिखेगा सबसे पहले इन्वेस्टमेंट्स, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जैसे एफडीआई हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपने करी है, अगर बाहर कहीं कंट्री में करी है तो वो डेबिट साइड जाएगी, अगर किसी और ने आपकी कंट्री में करी है तो क्रेडिट साइड आएगी। इक्विटी कैपिटल, री इन्वेस्टेड अर्निंग्स एंड अदर डायरेक्ट कैपिटल फ्लोज। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होती है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स, ऑफशोर फंड्स। एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी होती है इसमें, एग्जांपल्स एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म डेट्स हो गए। ठीक है, ये सब आपका जाता है बोरोइंग में, कैपिटल अकाउंट में। एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, किसी कंट्री से असिस्टेंस मिल रही है आपको, ठीक है, वो एक तरह का, जैसे अब ग्रांट्स हैं, ग्रांट्स ट्रांसफर पेमेंट होती है, वो छोटा अमाउंट होता है। ठीक है, तो ग्रांट्स आपका ट्रांसफर पेमेंट में चला जाता है, पर जो गवर्नमेंट एड है, ठीक है, गवर्नमेंट एड, गवर्नमेंट आपकी मदद कर रही है,
ठीक है, गवर्नमेंट आपको एड कर रही है, वो इन वे आप पे लायबिलिटी हो जाती है, वो बोरोइंग हो जाती है एक तरीके की, इसलिए वो कैपिटल अकाउंट में जाती है। सिमिलरली इंटर गवर्नमेंटल, मल्टीलेटरल एंड बायलेटरल लोन्स, तो ये सारी चीजें भी आपके कैपिटल अकाउंट में आती है। दीज आर ऑल कैपिटल आइटम्स। सो अगेन this is your task, guys. I am again sharing the whiteboard. Hold on. Let me see. I'm stopping this share and I'll share the whiteboard. Where is this existing whiteboard, guys? Just hold on. Sorry, there's some error. Oh, not sure. Why am I not able to? Okay, let it be. Guys, you focus कि अभी जैसे हमने अकाउंट बनाया था ना, वैसे ही यू क्रिएट एन अकाउंट जहां पे अगेन डेबिट, क्रेडिट, सॉरी, डेबिट, क्रेडिट एंड नेचर लिख दो। नेचर है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। डेबिट के आइटम्स लिख दो, जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपको मिली है, ठीक है, इनटू द कंट्री, तो वो क्रेडिट होगी। आउटसाइड द कंट्री करी है आपने तो डेबिट होगी। सिमिलरली सारे जितने भी हेड्स हैं उनको क्लासिफाई कर दो क्रेडिट में और डेबिट में, ठीक है। जब आप ये कर दोगे, जैसे गवर्नमेंट एड है, वो अगर आपने बाहर कंट्री को दी है तो डेबिट साइड होगी, और बाहर कंट्री ने आपको दी है तो क्रेडिट होगी। ऐसे ही लिख दो। उसके बाद बैलेंस ऑन कैपिटल अकाउंट क्या हो जाता है? कैपिटल अकाउंट बैलेंस में होता है when capital inflows like receipts of loans from abroad, sale of assets, ठीक है, are equal to capital outflow। बेसिकली जो इनफ्लो हुआ है वो इक्वल है आउटफ्लो के, तो बैलेंस होता है कैपिटल अकाउंट। और अगर इनफ्लो ज्यादा है, आउटफ्लो कम है, तो सरप्लस होता है, और आउटफ्लो ज्यादा है, इनफ्लो कम है, तो डेबिट होता है, डेफिसिट होता है, ठीक है। तो यही होता है बैलेंस ऑन पेमेंट। बैलेंस, अब बैलेंस ऑफ ये कैपिटल अकाउंट का होता है। तो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट ओवरऑल अकाउंट क्या हुआ? हमने देखा यहाँ पे नेचर ऑफ अकाउंट, दो नेचर ऑफ अकाउंट बन गए होंगे आपके अब, ठीक है, क्योंकि दो तरह के अकाउंट होते हैं। ये करंट अकाउंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। एक A4 शीट पे बना लो, यहाँ पे क्रेडिट साइड आइटम्स लिख दो, डेबिट साइड लिख दो। ये बैलेंस ऑन करंट अकाउंट हो गया, ये कैपिटल अकाउंट हो गया। पूरा बीओपी का अकाउंट का बैलेंस यहाँ पे पता चलेगा, टोटल कर दो, जब सारी क्रेडिट आइटम सारी डेबिट आइटम, ठीक है। सो बीओपी सरप्लस या डेफिसिट में कब होता है? जब आपका क्रेडिट साइड ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बीओपी पूरा सरप्लस में होगा, ठीक है। कब होगा? जब आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड। आपका क्रेडिट साइड लेस होगा डेबिट से, तो आपका डेफिसिट होगा। एंड आपका क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट होगा, तो बैलेंस होगा इक्विलिब्रियम में, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। देन हमें अकाउंट्स में, हमेशा अकाउंट्स में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट दिखाना होता है एंड में। तो हमारा गोल ये है कि हमारा एंड में बैलेंस आए, हमारा पूरा डेबिट ना इक्वल जाए क्रेडिट के, ठीक है। वो कैसे आ सकता है? जब करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल अकाउंट का बैलेंस होगा मिलके जीरो, ठीक है। तो अगर करंट अकाउंट में डेफिसिट है -100 का, तो कैपिटल अकाउंट में +100 हो जाए। अगर करंट अकाउंट में सरप्लस है 100 का, यहाँ पे -100 हो जाए। पर कैसे भी होके ये बैलेंस जो हमारा है ये जीरो आ जाए, ठीक है। So in this case, in which country is said to be balance of payment equilibrium, the current account deficit is financed entirely by international lending without any reserve movements। यहाँ पे क्या होता है? आपका करंट अकाउंट में जो भी इशू था वो आपका टोटली बैलेंस कर दिया कैपिटल अकाउंट ने। लेकिन अगर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में था 100 में, तो आपने बोरो कर लिया कैपिटल अकाउंट में, एंड क्लियरली आपको रिजर्व्स नहीं हिलाने पड़े आपके कैपिटल अकाउंट नहीं, एक्सक्यूज मी गाइस, तो आपके कैपिटल अकाउंट ने बैलेंस कर दिया आपके करंट अकाउंट को। ऑल राइट। लेकिन क्या होता है, कभी कभी कैपिटल अकाउंट की भी सारी ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, करंट अकाउंट की भी हो गई हैं, पर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट नहीं हुआ है। ओके, सो कंट्री could use its reserves of foreign exchange in order to balance any deficit in BOP। अब क्या होता है, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, इसको एक खजाना लो गवर्नमेंट का, जिसमें डॉलर है, पाउंड्स है, येन है, सारे तरह के फॉरेन करेंसीज है, ठीक है। सो ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिजर्व है, ऑफिशियल रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसीज, या फिर कह लो फॉरेक्स रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, खजाना है गवर्नमेंट का, जिसमें हर तरह की करेंसी है बाहर के देशों की, ठीक है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं हम? अगर हमें डेफिसिट है, बीओपी में डेफिसिट है, बीओपी में डेफिसिट मतलब टोटल जो आपका डेबिट साइड है वो ज्यादा है क्रेडिट साइड से, ठीक है। तो अब डेबिट पैसा बाहर ज्यादा गया है, आपको पैसा चाहिए, आपको यानी अभी क्या है, यू वांट रुपी, बिकॉज रुपी गोज आउट is greater than rupee coming in, so you need rupee, there's a deficit of rupee,
right? If you need rupee and if you have this खजाना of foreign exchange, ये ऑफिशियल रिजर्व है, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई इस ऑफिशियल रिजर्व में से थोड़ी सी फॉरेन करेंसी सेल कर देगी, रुपी ले लेगी उसके बदले, और वो रुपी से बैलेंस कर देगी आपका बीओपी. गॉट इट? अगेन आई एम रिपीटिंग, आरबीआई हैज दिस ऑफिशियल रिजर्व, खजाना ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का करेंसीज. बट अभी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, हमारा अकाउंट है वो इंडिया का, उसका टोटल करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट करके भी टोटल डेबिट ज्यादा है, यानी रुपी गोज आउट इज ग्रेटर देन रुपी कमिंग इन. सो रुपीज हैज गॉन आउट मोर देन व्हाट रुपी केम इन. सो रुपी डेफिसिट में, सिंस रुपी इज इन डेफिसिट, आरबीआई नीड्स रुपी. एंड टू गेट दैट रुपी यू कांट इवन बोरो, बिकॉज बोरोइंग भी आप कर चुके, जितनी पॉसिबल थी वो कैपिटल अकाउंट में जा चुकी, सब होने के बाद भी रुपी डेफिसिट में. ठीक है, बिकॉज योर कैपिटल अकाउंट कुड नॉट बैलेंस योर करंट अकाउंट, इवन देन बीओपी इज इन डेफिसिट. आपको जितना बोरो हो सकता था, जितना लोग लेंड कर सकते थे, सबने कर दिया, स्टिल यू नीड टू बोरो. तो यू कांट बोरो एनी मोर नाउ. So you will have to take care of this deficit through your official reserves. अब ऑफिशियल रिजर्व आपके अलग अलग करेंसी हैं, उसके अंदर खजाने के अंदर रुपी नहीं होता, क्योंकि ऑफिशियल रिजर्व है ना. रिजर्व मतलब फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसीज का रिजर्व. ठीक है, रुपी होगा, हर कंट्री का एक्सचेंज है इसमें, हर कंट्री का जो भी आपके पास एक्स्ट्रा होता है ना, डॉलर एक्स्ट्रा होता है, येन एक्स्ट्रा होता है, पाउंड एक्स्ट्रा होता है, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा किसी भी कंट्री का होता है, आप इस खजाने में डाल देते हो. वो पिगी बैंक नहीं होता था बचपन में, आपने इसमें डाल दिया. अब आप मार्केट जाके क्या कर सकते हो, फॉरेक्स मार्केट में आपको अगर रुपी चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम डॉलर लेके गए. अभी आप इमेजिन करो, आप यूएस ट्रिप पे गए, ठीक है, या आप दुबई ट्रिप पे गए, दुबई में दिरहम होते हैं. अब आप दुबई ट्रिप पे गए, आप यहाँ से थोड़े से दिरहम लेके गए अपने साथ, आपको रुपी देने पड़े और दिरहम ले लिया आपने. अब आप वापस आए, आपने देखा आपके पास 100 दिरहम बच गए हैं. आप क्या करोगे, इंडिया में तो कोई दिरहम लेगा नहीं, सो आप वापस जाओगे फॉरेक्स मार्केट में, आप दिरहम दे दोगे, उसके बदले जितने रुपीज होते थे आप ले लोगे. तो इफ आरबीआई ऑल्सो, आरबीआई को भी पैसा चाहिए, अगर रुपी चाहिए आरबीआई को, तो आरबीआई अपना खजाना लेगी जिसमें अलग अलग करेंसीज हैं, आरबीआई थोड़ी सी करेंसी सेल कर देगी, उसके बदले रुपी ले लेगी, और वो रुपी लेके वो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस कर लेगी, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट बना देगी. कैसे? क्योंकि बीओपी बैलेंस में क्यों नहीं था, डेफिसिट में क्यों था, क्योंकि डेबिट जो था वो ग्रेटर था क्रेडिट से. तो जैसे ही ऑफिशियल रिजर्व सेल करेगी आरबीआई, तो सेल करने के बाद रुपी आएगा, क्रेडिट साइड बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी कि वो इक्वल हो जाए डेबिट के, और फाइनली हमारा बीओपी जो है वो बैलेंस में आ जाए, क्योंकि हमने अकाउंट्स में भी यही सीखा है कि एंड में डेबिट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू क्रेडिट. गॉट इट? ठीक है. Alternatively, the country could use its reserve of foreign exchange in order to balance any deficit. ये ऑफिशियल रिजर्व सेल कहलाता है. The decrease or increase, so the decrease in official reserve is called overall balance of payment deficit, and increase, अब अगर imagine क्रेडिट ज्यादा होता, ठीक है, रुपी कम्स इन ग्रेटर देन रुपी गोज आउट, सो रुपी एक्स्ट्रा है आपके पास, तो आरबीआई क्या करेगी, अब रुपी एक्स्ट्रा है, रुपी सब कुछ लेंड करने के बाद भी एक्स्ट्रा है, आपने लेंडिंग जितनी करनी थी फॉरेन कंट्री में, या फॉरेन कंट्री में जितना भी इन्वेस्ट करना था सब कर दिया, वो कैपिटल अकाउंट में चला गया, सारा पैसा देके भी कैपिटल अकाउंट का भी, तो भी आपके पास रुपी बच गया है. तो वो रुपी गवर्नमेंट क्या करेगी, आरबीआई क्या करेगी, आरबीआई वो रुपी मार्केट में जाएगी, वो रुपी बेचेगी, वो रुपी देकर वो बाय कर लेगी फॉरेन रिजर्व, और एक्सचेंज फॉरेन जो फॉरेन करेंसी है वो डाल देगी अपने इसमें खजाने में. ठीक है, सो वो परचेज हो गया. ठीक है, तो अभी जब ये होता है तो सरप्लस होता है, बीओपी सरप्लस होता है जब आपका ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज होता है. ऑफिशियल रिजर्व में इंक्रीज आएगा, इंक्रीज होगा रिजर्व में, करेंसीज बढ़ेंगी, फॉरेन करेंसी, इसका मतलब रुपी सेल करा है, यानी रुपी सरप्लस में होगा, तभी जाके रुपी बेच के आपने ये ले लिया कि खजाने में डाल दो. ठीक है, सो वी नोट दैट ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन आर मोर रेलेवेंट अंडर अ रिजीम ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट. पर अगेन जब हम फॉरेन एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब हम देखेंगे कि अलग अलग टाइप के एक्सचेंज रेट सिस्टम होते हैं. तो ये जो वर्क करता है ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में वर्क करता है, क्योंकि गवर्नमेंट तभी इतना कंट्रोल कर सकती है. अगर एक्सचेंज रेट फ्लेक्सिबल है तो फिर मार्केट फोर्सेस डिसाइड करती हैं. होल्ड, ये वाला पैराग्राफ हम दोबारा रीड करेंगे व्हेन वील गो ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट. ओके.
Then let's read about autonomous and accommodating transactions. So international economic transactions are called autonomous, which transactions are made due to some other reason other than to bridge the gap between BOP. Okay, so we read कि BOP का एक अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब जब डेबिट क्रेडिट करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, सबका डेबिट क्रेडिट मिला के भी जब डेबिट और क्रेडिट में गैप रह जाता है, ठीक है, देयर इज अ गैप, या तो डेबिट ज्यादा है या क्रेडिट ज्यादा है, दोनों ही केस में गैप है, इक्वल तो नहीं है। तो जब गैप फुलफिल करने के लिए हम कुछ काम करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल रिजर्व यूज करती है गैप फुलफिल करने के लिए, गैप को करेक्ट करने के लिए करा ना हमने खजाना यूज, या तो खजाने में से फॉरेन करेंसी बेच दी या खजाने में फॉरेन करेंसी डाल दी परचेज करके, दोनों ही केस में डेबिट या क्रेडिट ज्यादा था इसीलिए करा, ठीक है, इक्वल होता तो करना ही ना पड़ता। तो जब गैप को अकोमोडेट करना होता है तो वो जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं जैसे ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन, ये होती है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन टू अकोमोडेट द बैलेंस ऑफ पेमेंट, टू मेक डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। बट जो ट्रांजैक्शन हम करते हैं विदाउट थिंकिंग की बीओपी में गैप होगा, सो जो पहले की ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे अपने व्हाइट बोर्ड पे, जो हम पहले की ट्रांजैक्शन कर रहे थे हमारा डेबिट में और क्रेडिट में और यहाँ पे करंट अकाउंट में एंड कैपिटल अकाउंट में, जो भी ट्रांजैक्शन हम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे थे, इंपोर्ट ऑफ गुड्स कर रहे थे, कुछ भी ट्रांजैक्शन कर रहे थे, वो हम ये नहीं सोच रहे थे कि बाद में गैप होगा या नहीं होगा, वो हम बिना गैप की परवाह करे कर रहे थे, उसको हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। पर जो गैप को फुलफिल कर, जो सी, इसको अबव द लाइन ट्रांजैक्शन भी कहते हैं। सपोजिटली एक लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही है करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, क्रेडिट में, वो बिना सोचे हो रही है कि गैप आएगा नहीं आएगा, ये तो हमें इस लाइन के बाद पता चलेगा गैप है या नहीं है। अब इस लाइन के बाद हमें पता चला कि डेबिट जो है वो ज्यादा है क्रेडिट से, तो मुझे ऑफिशियल रिजर्व सेल करना पड़ा। क्योंकि मुझे ऑफिशियल रिजर्व क्यों सेल करना पड़ा? ताकि ये गैप मैं भर दूं, करेक्ट, ताकि मैं क्रेडिट साइड रुपी लाके इतना डाल दूं कि वो डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट हो जाए, ठीक है। सिमिलरली अगर डेबिट कम होता और सरप्लस होता तो मैं वो एक्स्ट्रा रुपी जो है वो बेच के फॉरेन करेंसी लाकर रिजर्व परचेस कर लेती ताकि वो गैप फुलफिल हो जाए। तो जो भी बिलो द लाइन आइटम होती है गैप फुलफिल करने के लिए उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन जो ट्रांजैक्शंस होती है बिना परवाह करे कि क्या होगा, बैलेंस होगा नहीं होगा, हमें नहीं मतलब, हमें तो एक्सपोर्ट करना है गुड्स का तो करना है, हमें इंपोर्ट करना है तो करना है, उसको ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ये एक कोर डिफरेंस होता है बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। So autonomous when transactions are made due to some reason other than to bridge the gap. One reason could be to earn profit. These items are called above the line items. The balance of payment is said to be in surplus if autonomous receipts are greater than autonomous payments. ठीक है? Accommodating transactions termed below the line item. As I said, below the line we'll get to know if there is a gap or not, and to fulfill that gap we need to undertake accommodating transaction. If what if question है आपके लिए, autonomous transactions अगर balance में, अगर debit is equal to credit है, below the line हमने देखा debit is equal to credit है, so there would be no accommodating transaction क्योंकि अब gap fulfill करना ही नहीं, क्योंकि gap है ही नहीं, क्योंकि दोनों equal है, ठीक है। सो गैप जब डिटरमिन हो जाता है और उसको लेके कोई ट्रांजैक्शन होती है उसको हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस आर डिटरमाइंड बाय नेट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस। Since official reserve transactions are made to bridge the gap in BOP, they are seen as accommodating items. बाकी सारी ऑटोनॉमस होती है, बोरोइंग, लोन, लेंडिंग, exports of goods, imports of goods, transfer payment, every transaction is autonomous। लेकिन ये सब हो जाती है उसके बाद हमें पता चलता है गैप है, उसको फुलफिल करने के लिए हम खजाना लाते हैं आरबीआई के, यानी ऑफिशियल रिजर्व। तो ऑफिशियल रिजर्व से जो भी ट्रांजैक्शन होती है वो अकोमोडेट करने के लिए होती है गैप को, इसलिए उसको अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कहते हैं, ठीक है। एरर्स एंड ओमिशंस क्या होते हैं? इट इज डिफिकल्ट टू रिकॉर्ड ऑल द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली। अगर हम सोचते हैं सब एक्यूरेटली हो जाएगा, वो डिफिकल्ट है। इसी वजह से थर्ड एलिमेंट होता है बीओपी में, अपार्ट फ्रॉम करंट एंड कैपिटल अकाउंट, जो कि एरर एंड ओमिशन होता है, जो रिफ्लेक्ट करता है कि अगर कोई भी एरर और ओमिशन रह गया है तो उसको आप उसमें डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि ओवरऑल बैलेंस है, अगर बीओपी डेफिसिट में है यानी बैलेंस जो है वो लेस देन जीरो है आपका रुपी का, तो रिजर्व चेंज रुपी का पॉजिटिव होगा, ठीक है। रिजर्व चेंज पॉजिटिव कैसे होगा रुपी का? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप डॉलर बेच रहे हो और रुपी ला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ओवरऑल बैलेंस कम है, डेबिट जो है वो ज्यादा हो गया क्रेडिट से,
मतलब रुपी जो है वो वो गो आउट ज्यादा हो गया, रुपी आउट ज्यादा हो गया इन से, तो रुपी का बैलेंस नेगेटिव हो गया। रुपी हमारे पास लेस देन जीरो है, इस वजह से रुपी का रिजर्व चेंज प्लस है, क्योंकि आप कुछ फॉरेन रिजर्व बेच के रुपी को भर दोगे उसमें। ठीक है, बैलेंस है तो बैलेंस ही है। अगर सरप्लस है, यानी ओवरऑल बैलेंस जो है आपका वो ग्रेटर देन जीरो है रुपी का, ठीक है, रुपी कम इन ज्यादा है गो आउट से, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, इसी वजह से सरप्लस है। तो जो एक्स्ट्रा रुपी है वो आप बेच दोगे मार्केट में, रुपी का रिजर्व चेंज लेस देन जीरो होगा, ताकि आप बाहर की डॉलर ले पाओ। तो रिजर्व चेंज रुपी के टर्म्स में जो है वो लेस देन जीरो होगा। रुपी आप बेच दोगे मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में फॉरेन एक्सचेंज ले आओगे और खजाने में डाल दोगे, खजाना बढ़ा दोगे। ठीक है, ये होता है। और यहाँ पे सेम चीज अगेन इन्होंने बोली है, यही वाली आपकी, कि अब तीन अकाउंट होता है, फाइनेंशियल अकाउंट भी होता है, बट आरबीआई क्योंकि अभी भी फॉलो करता है करंट और कैपिटल, तो इसीलिए हम करंट और कैपिटल बोलते हैं, वरना अदरवाइज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के हिसाब से अब तीन तरह के अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड आपका जो फाइनेंशियल अकाउंट है। ठीक है, अगेन यहाँ पे एक बैलेंस ऑफ पेमेंट दिया है, ये आपके कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, कैलकुलेट करने के लिए कोई भी एक नंबर मिसिंग नंबर दे देते हैं, आपको ये पता होना चाहिए डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट होगा एंड में, और आप ये टेबल से कुछ भी निकाल सकते हो। यू कैन रीड दिस टेबल, यहाँ तक करंट अकाउंट बैलेंस है, ये सेम चीज हमने कुछ नहीं बस डेबिट क्रेडिट में डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, यहाँ पे डेबिट था, यहाँ पे क्रेडिट था। तो एक्सपोर्ट जो है आपका क्रेडिट, एक्सपोर्ट जो है वो क्रेडिट में चला गया, इंपोर्ट जो है वो डेबिट में चला गया। सिमिलरली आपका ऐसा रहा है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस उन्होंने अगेन दिखाया, एक्सटर्नल असिस्टेंस, कमर्शियल बोरोइंग, शॉर्ट टर्म डेट्स, ठीक है, अलग अलग डिपॉजिट, एफडीआई, ये सब उन्होंने बताया। एंड इनमें एरर और ओमिशन यूज किया है, कि इतना एरर और ओमिशन का मार्जिन रख लेता है, बिकॉज हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना तो पॉसिबल नहीं है, राइट। एंड ओवरऑल बैलेंस बता के उन्होंने बोला ओवरऑल बैलेंस में ही है, तो रिजर्व चेंज करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि रिजर्व चेंज नहीं करना पड़ा, सो देयर इज नो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। ऑल राइट, with that we have come to an end of this video, and next video would be on foreign exchange market. I hope it was useful, and I'll see you with another one. Keep practicing, everybody.